नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th जियोग्राफी का हर साल पूछे जाने वाले सवाल को। ठीक है, तो उसी पर आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पहला प्रश्न पर बात करते हैं, जो हम लोगों को दिया गया है कि मानव भूगोल के अध्ययन के 3 विचारधाराओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि मानव भूगोल का जो अध्ययन के लिए जो 3 प्रकार का विचारधारा है उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले बताया जा रहा है निश्चयवादी विचारधारा। तो इस विचारधारा में यदि बात करें तो कह रहा है कि इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण का दास है। इसके अनुसार जो है मनुष्य क्या है, तो प्रकृति और पर्यावरण का दास है, अर्थात पर्यावरण मनुष्य की क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और पर्यावरण क्या करता है, तो मनुष्य की क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास, सांस्कृतिक तथा लोगों का जीवन स्तर प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, दूसरा प्रकार का यदि विचारधारा पर बात करें तो दूसरा प्रकार का विचारधारा हम लोगों को दिया गया है संभववाद विचारधारा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इस विचारधारा के अनुसार इस विचार के विरोध स्वरूप की मानव प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य भूगोल नेता ने एक नए विचार को संपादित किया। देखिए, संभववाद विचारधारा में यहाँ पर बताया जा रहा है हम लोगों को कि इसमें मनुष्य जो है वो प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। जैसे कि पहला वाला में हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके ठीक विपरीत ये वाला है कि मानव जो है प्रकृति का दास या प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति अथवा पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। और मनुष्य क्या कर सकता है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर सकता है, प्रकृति को और पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति या पर्यावरण का दास है। ठीक है, तथा पर्यावरण मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। ठीक है ना। अब यदि हम लोग बात करें तो नवनिश्चयवादी विचारधारा, जिसमें एक अलग प्रकार का है। ठीक है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार मानव की प्रकृति का प्रभाव सीमित है, जबकि मानव की क्रियाएं असीमित है, जिस कारण मनुष्य ने प्रकृति के प्रभाव को भी सीमित कर दिया है। इस विचारधारा का जन्म उस समय हुआ जब ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न पर बात करें जो कि हम लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, बस मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट और भी लाता रहूं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रवास जो है उसका प्रतिकर्ष कारक क्या है और अपकर्ष कारक क्या है, इसमें आप लोगों को अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। तो यदि बात करें प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में, तो पहले प्रतिकर्ष कारक में बात करते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति से परेशान होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। क्या होता है कि लोग जब परेशान होकर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक में थोड़ा सा बात करें तो कह रहा है कि अनुकूल अवसर से आकर्षित होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। तो अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक को यदि बहुत आसान शब्द में बताएं तो हम लोग बता सकते हैं कि जब कुछ परेशानियों के कारण, जब दिक्कत के कारण हम किसी एक जगह को छोड़ करके जाते हैं तो उसको प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। और जब कुछ अच्छी चीज़ों की ओर आकर्षित होकर के हम किसी एक जगह पर जाकर के बस जाते हैं तो इसको अपकर्ष कारक कहा जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए यदि बात करें तो दोनों के लिए उदाहरण दिया गया है। तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव, उस प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महामारी, सार्वजनिक आर्थिक पिछड़ेपन, ये सब जो होगा आप लोगों का प्रतिकूल कारक का हो जाएगा। और अनुकूल कारक का आप लोग बोल सकते हो जैसे कि बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशा, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये सब जो हो जाएगा आप लोगों का अपकर्ष कारक में आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोगों का बहुत बार आया है। उसके बाद फिर आप लोगों का एक ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना करें। स्थानांतरण कृषि जो है इसका भविष्य अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, तो आप लोगों को आंसर में बताना है। तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत वनों को काटकर तथा जलाकर कृषि भूमि तैयार की जाती है। जब एक स्थान की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो पुनः दूसरे स्थान पर वनों को काटकर जलाया जाता है। ठीक है, और कृषि भूमि तैयार की जाती है।
स्थानांतरण कृषि में यदि बात करें तो एक जगह का भूमि मतलब एक जगह क्या किया जाता है कि वनों को काट करके उसको जला करके कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है, और जैसे ही उसकी उर्वरा क्षमता मतलब उसमें उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाती है तो लोग उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, इस कृषि पद्धति के कारण वन भूमि में लगातार कमी आती है, और इस कृषि पद्धति के कारण क्या हो रहा है कि वन भूमि पर जो है लगातार कमी होती जा रही है, अतः जैव विविधता में भी कमी आती है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जैव विविधता में भी कमी आ रही है, और मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, वर्षा में कमी आती है, तथा तापमान वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण अवनयन जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः स्थानांतरण कृषि का भविष्य के लिए जो है अच्छा नहीं है। ठीक है ना। देखिए आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो जो हम लोगों के एग्जाम में ये भी बहुत बार आता है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका यदि बात करें तो एक तरफ चलवासी पशुचारण आप लोगों को लिखना है, दूसरा तरफ वाणिज्य पशुधन पालन लिखना है। और इसके बाद फिर यदि हम लोग बात करें तो क्या है कि चलवासी पशुचारण में पशुपालन समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। और जबकि यदि हम लोग वाणिज्य पशुधन पालन में बात करें तो कह रहा है कि वाणिज्य पशुधन पालन में एक निश्चित समय पर विस्तृत फार्म पर किया जाता है और इसके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से ही की जाती है। मतलब इसमें एक तरीके से बोले कि एक ही स्थान पर रह करके इसमें पशु को पाला जाता है, इसमें घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यदि पूंजी के आधार पर यदि बात करें तो कह रहा है कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि जबकि चलवासी पशुचारण की अपेक्षाकृत वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है। मतलब इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता भी होती है, पूंजी की अधिक प्राप्ति भी होती है, दोनों ही होता है इसमें। आगे बात करें तो पशुओं की देखभाल में तो कह रहा है पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बड़े होते हैं कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में। और वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, अर्थात पशुपालन के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और इसके देखभाल के लिए जो है मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि हम लोग बात करें चलवासी पशुचारण के तरफ चौथा पॉइंट में तो हम लोग बोल सकते हैं कि चलवासी पशुचारण के प्रकार में तो चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशुओं रखते हैं, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ऊँट हो गया, इन सभी प्रकार के जानवर को एक साथ रखते हैं। और पशुपालन में यदि बात करें तो कह रहा है पशुओं के प्रकार में तो इसमें विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। जैसे कि किसी क्षेत्र पर बकरी पाला जाता है तो ज़्यादातर बकरी ही पाला जाता है, कहीं पर भैंस तो कहीं पर भैंस ही पाला जाता है, कहीं पर मतलब जिस क्षेत्र के लिए जो अनुकूल होता है उसी प्रकार का इसमें होती है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें पांचवा पॉइंट की पशुओं के प्रजनन में तो इसमें बताया जा रहा है कि जनांकीय सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि हम लोग पशुधन पालन में यदि बात करें तो इसमें पशुओं के प्रजनन, जनांकीय सुधार, बीमारी पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि यह पुराने दुनिया तक ही सीमित है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक तट, अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन, यूरोप, एशिया, टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ये सब कुछ क्षेत्र है। लेकिन इसमें यदि बात करें तो मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है इन सभी क्षेत्रों में। ठीक है, आगे प्रश्न पर बात करें जो ये भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आया है कि धरातलीय एवं भूमिगत खनन में अंतर स्पष्ट करें कि धरातलीय खनन क्या है और भूमिगत खनन क्या है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें 1 नंबर में कह रहा है धरातलीय खनन अपेक्षाकृत आसान, सुरक्षित और सस्ता होता है। धरातलीय खनन जो होता है ये क्या होता है, आसान होता है, सुरक्षित होता है और सस्ता होता है भूमिगत खनन की तुलना में। और भूमिगत खनन बहुत जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित होता है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस खनन में सुरक्षात्मक उपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब इसकी तुलना में जो है कम होता है। और यदि इसमें बात करें तो सुरक्षात्मक उपायों व उपकरणों में अत्यधिक खर्च होता है, इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें दुर्घटना, भूमिगत खनन में दुर्घटना की संभावना भी ज़्यादा होती है जिसके कारण ऐसा होता है। आगे बात करते कह रहे खनिजों के भंडार धरातल के निकट ही कम गहराई पर होती है। यदि हम लोग बात करें धरातलीय खनन में तो इसमें क्या होता है कि धरातल के निकट ही कम गहराई पर ये उपलब्ध होता है। और
यदि हम लोग भूमिगत खनन पर बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि खनन काफ़ी गहराई पर होती है। इस खनन में वेधन, मशीन, माल ढोने वाली गाड़ियों तथा वायु संचार प्रणाली की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण को स्पष्ट करें कि प्रकृति का जो मानवीकरण है इसको आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानव का भौतिक पर्यावरण या प्रकृति पर आश्रित रहना या संतुलित विदोहन करना मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। इसको यदि हम लोग ऐसा ना समझ करके यदि सिंपल शब्द में यदि बात करें तो यहाँ पर मनुष्य जो है प्रकृति पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है और प्रकृति के अनुसार ही खुद को ढालने का प्रयास करता है। तो इसी को हम लोग प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि अफ्रीका के जंगलों अथवा भारत में छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाले कुछ जातियाँ प्रकृति का अंग बन गई है। जैसे कि हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ में रहने वाले कुछ ऐसे जनजाति है जो कि प्रकृति का ही अंग बन गए। प्रकृति के साथ बिना छेड़छाड़ के उनका जीवन यापन होता है, जो प्राय पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। और प्रकृति के साथ वे लोग बिना किसी प्रकार का छेड़छाड़ करके ही उनके साथ जीवन यापन करते हैं। वे प्राय नदी नालों के किनारे अपना झोपड़ी बनाते हैं, वे जंगल के फल खाते हैं, अस्थायी खेत बनाकर खेती भी करते हैं। जड़ी बूटियाँ उनकी बीमारी का उपचार करती है और वर्षा काल में ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार मानव प्रकृति का अंग बन जाता है। इसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो जो प्रश्न हम लोगों का पूछा जाता है वो है हम लोगों का कि जल परिवहन के 3 लाभ बताइए। जल परिवहन जो है इसके 3 लाभ आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें किसी मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं। यदि जल परिवहन का बात करें तो जल परिवहन में हम लोगों को किसी प्रकार का रास्ता वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के अनुसार खुद ही बन जाती है। ठीक है, जल परिवहन एक सस्ता माध्यम है क्योंकि इसमें ऊर्जा लगातार कम होती है। जल परिवहन का यदि बात करें तो ये एक सस्ता माध्यम है। क्यों? क्योंकि इस ऊर्जा का लागत जो है इसमें हमेशा कम होती रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें तेल वगैरह भराने की इतना ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, वायु के वेग से या पानी के बहाव से ये चलते रहती है। आगे बात करें तो कह रहा है कि कई दुर्गम जंगलों एवं पहाड़ी इलाकों में सड़क या रेल मार्ग बनाना संभव नहीं होता है। बहुत सारे दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों में यदि बात करें तो रेल मार्ग बनाना क्या होता है, संभव होता नहीं है। इसमें भूमि से जल संसाधन के विस्थापन की समस्या नहीं होती है। इसमें यदि बात करें तो भूमि में जनसंख्या के विस्थापन का समस्या नहीं होती है। अगला पॉइंट में हम लोगों को बताया जा रहा है कि आम जनता को ट्रैफिक जाम तथा दुर्घटना की समस्या नहीं होती। यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक जाम की समस्या या दुर्घटना होने की समस्या नहीं रहती है। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न जो हम लोगों का ये भी एग्जाम में बहुत बार आती है वह पवन ऊर्जा पर टिप्पणी करें। जो पवन ऊर्जा है इस पर हम लोगों को टिप्पणी करने के लिए बोला गया है। कह रहा है कि बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यदि हम लोग बात करें तो वायु जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसी के साथ बताया जा रहा है पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, हवा के स्थान पर जहाँ ज़्यादा हवा चलती है उस स्थान पर इसको लगाया जाता है और हवा के वेग के कारण जब ये घूमती है तो जिससे गतिज ऊर्जा होती है और इसी गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत को अब विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है और अभी वर्तमान समय में भारत में इतना ज़्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा का उपयोग करके जो है बिजली उत्पादन किया जाता है कि इसमें पवन महाशक्ति के रूप में भारत को अभी जाना जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र लगाया गया है और इससे बहुत अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। यदि हम लोग बात करें तो नागरकोइल और जैसलमेर ये दो जगह ऐसा है जो हम लोगों का अभी वर्तमान समय में पवन ऊर्जा का प्रभावी प्रयोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और भी प्रश्न जो है पूछा जाता है और वो है हम लोगों का कि भारत में खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। भारत में जो है खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन ये दोनों ही क्यों आवश्यक है।
तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर बात करें तो आंसर में बताया जा रहा है कि खनिज हमारे आर्थिक विकास और सभ्यता के विकास के आधारभूत तत्व है। यदि बात करें तो खनिज जो है हमारे आर्थिक विकास और सभ्यता के विकास का आधारभूत तत्व है। ये समाप्य संसाधन है। ये समाप्य संसाधन मतलब ये समाप्त होने वाला संसाधन है। इनका नवीकरण नहीं होता, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके और आर्थिक विकास की क्रिया निरंतर चलती रहे। ठीक है, और ये समाप्त होने वाली है, जिसके कारण एक बार यदि समाप्त हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी जो है इसका उपयोग नहीं कर सकेगा, जिससे उसका आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ऐसा ना हो इसलिए हम लोगों को इसका संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है आजकल खनिजों की अधिक प्राप्ति की लालसा तथा आधुनिक खनन प्रौद्योगिकी ने खनिजों के खनन में तीव्रता पैदा कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खनिज समाप्त होने के निकट पहुंचने लगे। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा लालसा लोगों में फैल गई है कि खनिजों का हम लोग उपयोग करेंगे अलग अलग कामों में, तो जिसके कारण खनिजों का जो है बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता जा रहा है, जिसके कारण ये समाप्त होने के भी निकट पहुँच गया है। ये विचारणीय है कि जब हमारे पास खनिजों का अभाव हो जाएगा तब हमारी क्या दशा होगी। और ये एक विचार करने वाली बात है कि जब खनिज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी तो हमारे लिए क्या दशा होगी। ठीक है, इसी स्थिति में ना तो हमारे आर्थिक विकास कार्यक्रम चल पाएगा, ना ही विदेशी मुद्रा का अर्जन हो पाएगा, अर्थात हमारी आधुनिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अतः हमें अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया और सभ्यता को नष्ट होने से बचाने के लिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, देखिए अब खनिजों का हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ धातुएं जैसे लोहा, तांबा और एल्युमिनियम आदि चक्रीय संसाधन है, इसका उपयोग बार बार किया जाना चाहिए। जैसे कि लोहा का बात करें, तांबा का बात करें या एल्युमिनियम का बात करें, तो ये चक्रीय संसाधन है, मतलब किसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका बार बार उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के स्थान पर उनसे मिलती जुलती धातुओं का प्रयोग अधिक का अधिक करना चाहिए। उदाहरणतः तांबा के स्थान पर एल्युमिनियम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर बताया जा रहा है यहाँ पर कि कोयला और पेट्रोलियम के स्थान पर जल विद्युत को अधिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्थानों के उपयोग, यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि ऊर्जा के अपरंपरागत वस्तुओं का भी उपयोग करना चाहिए, संसाधनों का उपयोग। ये संसाधन या तो अक्षय है या नवीकरण योग्य है। यदि ऊर्जा का अपरंपरागत, यदि हम लोग ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करें तो ये क्या है, या तो अक्षय है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला है, या तो फिर यदि खत्म भी होगा तो उसको हम लोग पुनः योग्य, मतलब पुनः उपयोग योग्य बना सकते हैं, मतलब उसका फिर से बना सकते हैं। इनका उपयोग से कोयला और खनिज तेल की बचत हो सकती है, और इसका उपयोग से क्या होगा कि कोयला और खनिज तेल जो है इसको बचाया जा सकता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आया है, वो है प्रवास क्या है, इसके कारकों की विवेचना करें। प्रवास वास्तव में है क्या, इसके कारणों के बारे में भी बताना है कि किसी कारण विशेष के लिए व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाकर बस जाते हैं, इससे प्रवास कहते हैं। जब किसी कारण से क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान चले जाते हैं, इसी को प्रवास कहते हैं। तो बर्गेल के अनुसार, बर्गेल एक भूगोलवेत्ता है, उनके अनुसार प्रवास मानव जनसंख्या के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। तो यदि बात करें तो उनके अनुसार क्या है कि जनसंख्या का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान का जाना ही प्रवास कहलाता है। ठीक है, ये बर्गेस नाम के जो भाई साहब है उन्होंने इस नियम को दिया है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रवास के मुख्य कारण निम्नलिखित है। प्रवास के मुख्य कारण निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। अब क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला हम लोगों को बताया जा रहा है कि आजीविका अथवा रोजगार, यानी कि ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण इलाकों में बात करें तो अधिकांश लोग जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं। बहुत बड़े भाग को गाँवों में आजीविका उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वे नगर की ओर रोजगार के लिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े भाग में क्या होता है, गाँवों में आजीविका उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वे नगर की ओर रोजगार के लिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है विवाह। तो विवाह प्रवास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल जाकर रहना पड़ता है। देखिए क्या होता है कि विवाह के पश्चात क्या होता है कि लड़कियों को अपने ससुराल में जा करके रहना पड़ता है, जिसके कारण भी प्रवास होता है। आगे यदि बात करें तो शिक्षा, जिसमें बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों से शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए बड़े नगरों में आकर रहना। तो बड़े नगरों में जाकर के लोग बस जाते हैं शिक्षा के लिए, जिसके कारण भी प्रवास होता है। सुरक्षा की कमी, राजनीतिक तथा जातीय दंगों के कारण लोग अपने घर को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों में जाकर के प्रवास करते हैं। जैसे कश्मीर
घाटी के पंडित सुरक्षित स्थानों में जाकर के बसने लगे। ठीक है, आगे कह रहा है कृषि पर दबाव। तो कृषि पर दबाव में कह रहा है कृषि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण बहुत से ग्रामीण बेरोजगार होने लगे, इसलिए ये लोग नगरों की ओर प्रवास करते रहे। ठीक है, तो इन सभी कारणों से क्या होता है, प्रवास होता है। ठीक है, देखिए और भी एक प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। ग्रामीण और नगरीय बस्ती का यदि बात करें और इसकी विशेषता, तो कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती के निवासी अपने जीविका उपार्जन के लिए मुख्यतः भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं, उन्हें ग्रामीण बस्ती कहते हैं। सिंपल शब्द में यदि बात करें तो जब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए गांव के ही चीज़ों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, तो इसको ही हम लोग कहते हैं ग्रामीण बस्ती। ठीक है, और नगरीय बस्ती का यदि सिंपल बात करें तो नगरीय क्षेत्र में रहते हैं जो लोग और जो नगरीय कामकाज के जरिए ही अपना जीविका उपार्जन करते हैं, तो उसको नगरीय बस्ती कहा जाता है। यदि हम लोग ग्रामीण बस्ती का यदि विशेषता के रूप में बात करें तो ग्रामीण बस्तियों का विशेषता कुछ इस प्रकार है कि ग्रामीण बस्ती जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में छोटा होता है। विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्ती के जनसंख्या आकार की अधिकतम सीमा अलग अलग मिलती है। यदि बात करें तो इसमें कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में काफ़ी छोटा होता है और विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्ती के जनसंख्या आकार में अधिकतम सीमा अलग अलग मिलती है। ठीक है, कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती में व्यवसाय, तो ग्रामीण बस्ती का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, उसके बाद लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, ये सब जो होती है ग्रामीण बस्ती का काम होती है, जिसका उपयोग करके वे लोग जीविका उपार्जन कर सकते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि ग्रामीण बस्तियों में आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है, अतः यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ अवस्था से देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है ग्रामीण बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं का कम विन्यास देखने को मिलता है। किया गया है कि उद्योगों के स्थानीयकरण या स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। मतलब औद्योगिकीकरण जो है या उद्योग जो है उसका स्थानीयकरण जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक मतलब होता है कौन कौन से घटक। ठीक है, तो इसको विवेचना करने के लिए बोला गया। विवेचना करने का मतलब है यहाँ पर कि आपको उसके बारे में जो जो पता है आपको वो लिखना है। ठीक है, देखिए यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोगों को बताया जा रहा है उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो है कच्चे माल की निकटता। ठीक है, तो कच्चे माल की निकटता मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भारी उद्योगों के लिए कच्चा माल निकट और सस्ता मिलनी चाहिए। यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि भारी उद्योगों में जो भी कच्चे माल है, ठीक है, वो कच्चे माल निकट होना चाहिए, मतलब सामने होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के समीप लगाए जाते हैं। और इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो उद्योग होते हैं जिनको कच्चे माल चाहिए होता है वो कच्चे माल के समीप ही अपना उद्योग स्थापित करते हैं। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए लोहा समीप मिलना चाहिए। जैसे कि यदि हम लोग लोहा और इस्पात उद्योग के लिए बात करें तो लोहा जो है वो समीप ही मतलब सामने ही मिलना चाहिए। दूसरा है हम लोगों का वो है परिवहन की सुविधा। ठीक है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि उद्योगों के लिए कच्चे माल लाने और तैयार माल को ले जाने के लिए परिवहन के अच्छे साधन का होना आवश्यक है। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी उद्योग कच्चे माल को लाने के लिए या फिर तैयार माल जो है उसको दूसरी जगह ले जाने के लिए उन लोगों को परिवहन की सुविधा चाहिए ही होती है और इसी के कारण परिवहन का होना भी आवश्यक है। जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बंदरगाह अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से जुड़े होते हैं। यदि बात करें तो कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, ये अपने बंदरगाह के साथ या तो फिर जो रेल मार्ग है या सड़क मार्ग है इनके साथ जुड़ा है। ठीक है, जिसके कारण जो है इन सभी क्षेत्रों में आप लोग देखोगे तो उद्योग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि शक्ति के साधन, उद्योगों के लिए शक्ति के साधन जैसे कोयला, बिजली आदि आवश्यक है। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के बिना आधुनिक उद्योगों का विकास संभव नहीं है। यदि हम लोग बात करें तो अभी ज़्यादातर जो उद्योग है वो कोयला से चलता है या तो फिर तेल से चलता है या प्राकृतिक गैस से चलता है। और यदि हम लोग बात करें कि आधुनिक उद्योग का विकास संभव नहीं है यदि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस नहीं है। ठीक है, जैसे कि यदि हम लोग बात करें नागल जो कि पंजाब में है, उर्वरक का कारखाना आपूर्ति के ही समीप है। यदि हम लोग बात करें तो उर्वरक का जो कारखाना है यहाँ पर
तो ये आपूर्ति के समीप ही है, मतलब जहाँ कोयला या तेल या प्राकृतिक गैस उत्पन्न होता है या उत्पादन किया जाता है वहीं पर ये उपस्थित है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कुशल एवं सस्ते श्रमिक। तो उद्योगों के लिए जो है कुशल और सस्ते श्रमिक की भी आवश्यकता पड़ती है। कह रहे हैं कि उद्योगों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ते श्रमिक आवश्यक है। यदि हम लोग बात करें तो उद्योगों को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। कुछ उद्योग तो श्रम प्रधान ही होते हैं और कुछ उद्योगों का बात करें तो वो श्रम प्रधान ही होते हैं। इन्हें विशेष दक्षता वाले श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और इस प्रकार के उद्योगों में जो है अच्छी दक्षता वाले, मतलब जो अच्छे प्रकार से काम कर सके, वैसे श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे मुरादाबाद का बर्तन उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग और बनारस का साड़ी उद्योग, ऐसे ही उद्योग है। मतलब ये तीनों उद्योग का यदि हम लोग बात करें तो इसमें ज़्यादा मात्रा में सस्ते श्रमिक या तो फिर कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। आगे यदि बात करें तो बाजार की निकटता, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि उद्योगों को तैयार माल के लिए बाजार का समीप होना आवश्यक है। विशेषकर सब भारी वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की निकटता प्रभावी कारक है। कह रहा है कि बाजार भी समीप होना चाहिए ताकि क्या हो कि जो भी वस्तु का उत्पादन किया जा सके वो उस वस्तु को बेचने के लिए एक अच्छा बाजार मिल जाए। ठीक है, कह रहा है कि जल की आपूर्ति, कुछ उद्योगों के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे ऐसे भी उद्योग हैं जिसका उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग आदि जल के स्रोत के निकट ही लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जिस पर बात करें तो ये भी आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यदि हम लोग इस प्रश्न को समझे तो प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। इसके घटक का विस्तृत व्याख्या करें। इसके जो जो घटक है इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से, मतलब बड़ा रूप से बोलना है। देखिए यदि हम लोग बात करें तो आंसर में कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर होने वाले जनसंख्या संबंधी परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि हम लोग उसको कहेंगे जहां पर किसी निश्चित समय में या निश्चित स्थान पर क्या होगा, जनसंख्या संबंधी परिवर्तन होगा। जनसंख्या परिवर्तन कहने का मतलब यहाँ पर है कि जनसंख्या या तो बढ़ सकती है या फिर घट भी सकती है। ठीक है, इस परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि हम लोग जनसंख्या वृद्धि का बात करें तो जनसंख्या वृद्धि को प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसे जनसंख्या वृद्धि की दर कहा जाता है और इसको जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। संसार की जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर 1.4% है और पूरे विश्व का यदि वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर को देखें तो 1.4% दर है। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक है। जनसंख्या वृद्धि का यदि बात करें तो 3 घटक है। पहले तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। कह रहे हैं कि अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि हम लोग बात करें अशोधित जन्म को तो ये प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है इसको। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यदि इसमें बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के दौरान 1000 जनसंख्या के पीछे, मतलब 1000 बच्चों का यदि जन्म होता है तो उसमें कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उस रूप में जो है अभिव्यक्त किया जाता है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रवास जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। प्रवास का यदि बात करें तो यह जनसंख्या का आकार को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं अपितु घटती हुई जन्म मृत्यु दर से भी होता है। जैसे कि आप लोग कोरोना काल में देखे कि क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, तो उस टाइम तो जनसंख्या क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे उस टाइम। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। जो प्रवास है तो उस प्रवास का प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक जो है इसमें हम लोगों को क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। देखिए हम लोग यदि बात करें इसमें तो पहला प्रतिकर्ष कारक में है, जिसमें हम लोगों को बताया जाए प्रतिकर्ष कारक भी स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होती है। प्रतिकर्ष कारक का यदि बात करें तो ये स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। अपकर्ष कारक वह स्वैच्छिक प्रवास है जो जब लोग नगरों की सुविधा आजीविका के बेहतर साधनों से प्रेरित होकर प्रवास करते हैं।
लेकिन इसमें यदि बात करें बेरोजगारी, आजीविका साधनों की कमी, कृषि में कम उत्पादन आदि के कारण या भुखमरी के कारण जो है लोग एक जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, देखिए इसको बहुत सिंपल शब्द में समझिए। तो इसका मतलब होता है कि जब किसी एक स्थान पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है या आजीविका के साधनों की कमी होती है, मतलब पैसा कमाई का साधन का कमी होती है, या कृषि में कम उत्पादन होता है, तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रतिकर्ष कारक। अब मान लेते हैं कि एक जगह है जहाँ पर आपको मिल रहा है बहुत सारी सुविधा, आजीविका का बेहतर साधन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, उस जगह पर जाकर के बस जाओगे, होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं उस टाइम अपकर्ष कारक। ठीक है, चलिए अब यदि हम लोग आगे यदि बात करें तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जीविका उपार्जन के साधनों की कमी के कारण लोग अच्छे स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद फिर इसमें यदि बात करें अपकर्ष कारक में, तो नगरों से अच्छे आर्थिक अवसरों, शिक्षा तथा मनोरंजन के साधनों के कारण लोग चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं और लोग वहां पर जाकर के बसने लग जाते हैं। आगे यदि बात करें हम लोग प्रतिकर्ष कारक में, तो जिसमें कह रहा है कि गांव में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाने वाले जनसंख्या की गणना विशेष जनसंख्या के रूप में की जाती है। ये जनसंख्या नगरों की ओर प्रवास करती है। और यहाँ पर बात करें तो नगरों में उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार तथा वाणिज्य आदि की बेहतर सुविधाएं लोगों को प्रवास के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब यदि हम लोग और एक प्रश्न पर बात करें जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो वो है हम लोगों का कि जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करें। जो जनांकीय संक्रमण है इसकी 3 अवस्था के बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोगों देखिए बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट बनाता रहूं, है ना। तो चलिए हम लोग अब आंसर पर बात करते हैं। तो कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से किसी क्षेत्र में भविष्य में जनसंख्या के बारे में ज्ञात हो सकता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से भविष्य में क्या हो सकता है, किसी भी जनसंख्या मतलब स्थान का जनसंख्या के बारे में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सिद्धांत बताता है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या में परिवर्तन समय के अनुसार ग्रामीण कृषि और निरक्षर जनसंख्या के नगरीय औद्योगिक समाज की ओर हो रहा है, जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर परिवर्तित निम्न अवस्था से होता है। इसे जनांकीय चक्र भी कहते हैं। देखिए इसको यदि बहुत सिंपल शब्द में यदि बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में हम लोग को जो अभी पढ़ने वाले हैं उसके अनुसार कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे गांव से उठ करके शहर की ओर, नगर की ओर जाकर के बढ़ रहे हैं। गांव में जहां पर अधिक मृत्यु दर हो रही थी, अधिक जन्म दर हो रही थी, शहर में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि जन्म दर भी कम होने लगती है और मृत्यु दर भी कम होने लगती है। और इसके पीछे क्या कारण है तो इसको हम लोग अभी 3 अवस्था में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों को प्रथम अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। क्या होता है कि उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर भी होता है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और लोग अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय मतलब कृषि संबंधित, ठीक है, तो उसमें लगे रहते हैं। जीवन प्रत्याशा कम, जनसंख्या में निरक्षरता अधिक और तकनीकी स्तर कम होती है। 200 वर्ष पहले विश्व इसी अवस्था में था। यदि बात करें आज से 200 वर्ष पहले तो हमारे विश्व जो है कुछ इसी प्रकार की अवस्था में था, जहाँ पर निरक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, जीवन प्रत्याशा भी कम थी, मतलब जो है ज़्यादा जन्म होता था और इसके बाद फिर मृत्यु जल्दी हो जाती थी। द्वितीय अवस्था में यदि हम लोग बात करें तो द्वितीय अवस्था में हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च जन्म दर में कमी होने लगती थी। उच्च जन्म दर में क्या होने लगती थी, कमी होने लगती थी, और मृत्यु दर में भी कमी आ जाती थी, और मृत्यु दर में भी क्या हो जाती थी, कमी आ जाती थी। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि भी कम होने लगती थी। या तो फिर इस प्रकार से क्या होता था, जनसंख्या वृद्धि भी कम होने लगता था। क्यों? क्योंकि जन्म दर भी कम होता था और मृत्यु दर भी कम होता था। मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं स्थिर जनसंख्या के आसपास। ठीक है, अब तीसरी अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर भी बहुत कम हो जाती है और मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाती है। जैसे आप लोग जापान में देखोगे ना, तो जापान में जनसंख्या कहा जा रहा है कि स्थिर हो गया है, ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, कुछ इसी प्रकार का लगभग समानता आ रही है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत कम वृद्धि होती है, या तो जनसंख्या वृद्धि मतलब वृद्धि ही रुक जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है,
देखिए अगला और एक प्रश्न है हम लोगों के पास जो एग्जाम में ये भी बहुत बार आया हुआ है। देखिए यदि बात करें तो यहाँ पर प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि आयु पिरामिड के 3 प्रकारों का नाम लिखे एवं उनका अर्थ स्पष्ट करें। आयु पिरामिड का 3 प्रकार के बारे में हम लोगों को बात करना है, ठीक है, 3 प्रकार को बताना है और उनके बारे में जो है अर्थ भी स्पष्ट करना है कि वो क्या है, कैसे काम करता है, या तो फिर किस प्रकार होता है, कहाँ पाया जाता है, ऐसे मतलब हम लोग स्पष्ट करेंगे अभी, ठीक है। देखिए हम लोगों को प्रश्न जो बोला गया है उसके अनुसार आंसर है कि आयु पिरामिड विभिन्न देशों की क्षेत्रीय या सामयिक तुलनात्मक परिवर्तनशील आयु का विश्लेषण करता है, ठीक है। आयु पिरामिड के 3 प्रकार होते हैं। आयु पिरामिड का यदि बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हम लोगों का वो होता है विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड जिसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार के पिरामिड के आधार चौड़ा एवं शीर्ष क्रमशः पतला होता है। आधार का बात करें तो कुछ इस प्रकार का लगभग जो होता है, ठीक है। तो आधार जो है वो चौड़ा होता है और शीर्ष जो होता है पतला होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे क्षेत्र में बच्चों की संख्या अधिक, युवाओं की उसमें कम और वृद्धि की संख्या सबसे कम होती है। यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को विस्तारित होती जनसंख्या में देखने को मिलेगा कि बच्चों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा होती है, युवाओं की संख्या उससे थोड़ा कम और वृद्धों की संख्या उससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। यह पिरामिड इंगित करता है कि मृत्यु दर तथा जन्म दर दोनों अधिक है और ये पिरामिड हम लोगों को ये बताता है कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगला यदि हम लोग बात करें तो वो है स्थिर जनसंख्या पिरामिड, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस पिरामिड में आधार कुछ कम चौड़ा होता है, मध्य भाग कुछ उभरा हुआ होता है तथा शीर्ष का भाग अति संकीर्ण ना होकर कुछ चौड़ा होता है। इसमें ये इंगित होता है कि यहाँ मृत्यु दर कम है तथा जन्म दर भी कम है। तो यहाँ पर स्थिर जनसंख्या पिरामिड से हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही कम है। इस प्रकार से दोनों समान है, अतः यहाँ की जनसंख्या स्थिर है, ठीक है। आगे यदि बात करें तो वो है हम लोगों का ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड क्या है? इसमें कह रहा है कि इस पिरामिड की रचना स्थिर जनसंख्या पिरामिड की तरह बीच में उभरी हुई होती है, किंतु इसका आधार बीच से उभरी हुई होती है, किंतु इसका आधार इससे कम तथा शीर्ष भी अपेक्षाकृत कम चौड़ा होता है, ठीक है। इसका अर्थ यह होता है कि इस क्षेत्र में जन्म दर कम हो गई है तथा मृत्यु दर भी कम हो गई है। इस अवस्था में मृत्यु दर स्थिर एवं जन्म दर उतार चढ़ाव की स्थिति में होती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इस देश की कम आयु जनसंख्या घटती जाती है। प्राय विकसित देश जो होता है उसमें जो ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड कहा देखने को मिलता है, जैसे कि जापान का आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही और भी आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।